जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन और आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट भी दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। महोदय, दुर्भाग्यवश हम अभी तक प्रभावी मानव शक्ति विकास नहीं कर सके हैं। बजाय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम का सुचालन करने वाले कार्मिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी तथा ऐसी प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करनी होगी जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन की अपेक्षानुसार उनकी ज्ञान कुशलता और प्रवृत्ति का सुधार हो सके। मानव संसाधन विकास के साथ दूसरा महत्वपूर्ण विषय महिला विकास है। सामान्य तौर पर यह अनुभव किया गया कि योजना और नीति निर्माता महिलाओं की आवश्यकताओं को जानते हुए भी ऐसी योजना का विकास नहीं कर रहे हैं जिससे महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधर सके। महिलाओं के लिए अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर आधारित है जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं है, किंतु उत्पादन क्षेत्र जैसे उद्योग और कृषि में उनकी सहभागिता प्रोत्साहनजनक नहीं है। कृषि और ग्रामीण औद्योगिकरण में महिलाओं की भूमिका को पहचानने का प्रयास किया गया और उन्हें लघु व्यापारिक उद्यमों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतः कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि वह महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान कर सके और तदनुसार ऐसी नीति निर्मित करें कि उत्पादन प्रयासों में उन्हें अपनाने हेतु अवसर उपलब्ध हो सकें। सबसे अंतिम विषय जो वर्तमान में अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है वह है भूमि सुधार, जिसके लिए त्वरित कार्यान्वयन की अत्यंत आवश्यकता है। भूमि सुधार पर हुई चर्चा से भूमि अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव की समस्या, अधिशेष भूमि की पहचान और उसका भूमिहीन लोगों में पुनर्वितरण तथा उत्पादन में पुनः वितरित भूमि का प्रभाव आदि विषय उभर कर आए हैं। हालांकि इन क्षेत्र में समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, किंतु किए गए प्रयास समस्या के समाधान में पूरे नहीं उतर पाए। तथापि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन ने वास्तविक रूप से भूमि सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के मूल विषयों को पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सभी प्रमुख विषय हैं जिसे NIRD ने जाना तथा कार्य अनुसंधान सहित हमारे सभी अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयास इसी दिशा की ओर अग्रसर हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उद्योगों का क्या चित्र बनकर रह गया है। वे आज हमारे लिए इतना बड़ा बोझ बनकर खड़े
हो गए हैं कि हम अपनी कमर को भी शायद संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे कंधों में भी शायद इतनी ताकत नहीं बची है कि इन सरकारी उद्योगों के बोझ को हम संभाल पाए। इस तरह के उद्योग लगे हैं जिनमें एनटीसी के नहीं है, बीमा के नहीं है, जिनके बारे में यह पता पहले कहा करते थे कि देश के विकास के लिए गतिमान सिद्ध होंगे। पैराचेंज बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तो वहाँ अस्थिरता वातावरण दूर होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरे भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता थम नहीं रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व किस तरह सक्रिय है, इसका ताजा उदाहरण है वहां आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। सबसे खराब बात यह रही कि यह काम वहां की अंतरिम सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी किया। ऐसा करके उन्होंने भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे तत्वों को प्रोत्साहन ही प्रदान किया। उनकी माने तो बांग्लादेश में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने एक बांध को खोल दिया। यह पूरी तरह असत्य और शरारत भरा बयान ही है क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तथ्य यह भी है कि जिस बांध को खोलने की बात कही जा रही है वह बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इन दिनों बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा भी भारी बरसात के कारण बाढ़ से त्रस्त है। समझना कठिन है कि बांग्लादेश के जो लोग अपने यहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वे इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बल्कि यह भी है कि बांग्लादेश की समस्याओं के लिए भी नई दिल्ली को दोष दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उनके कारण इस पड़ोसी देश में भारत विरोध को हवा न मिलने पाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कार्य करने लगी है लेकिन वह न तो हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर रोक लगा पा रही है और न ही भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील दिख रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताया हो लेकिन वह कट्टरपंथी और साथ ही भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उन पर कोई जोर नहीं जो मनमानी करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं।
बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को किस तरह हवा दी जा रही है? स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह की आउटलाइन आपको डिक्टेशन के साथ दी जाएगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी तक डिक्टेशन पहुंच सके। आप लोग आउटलाइन की प्रैक्टिस करके ही डिक्टेशन लिखें। यदि किसी की स्पीड 80 से कम है तो सबसे पहले आप पीडीएफ को पढ़ें, उसके बाद आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करके डिक्टेशन लिखें। तो इसी तरह से आप 8 या 10 दिन यही काम करेंगे तो आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।